हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचर और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, ओके, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल, कंट्रोलिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसी ऑब्जेक्टिव तक हम कैसे रीच कर पाए, इसके लिए हम लोग पूरे एनर्जी को, पूरे स्किल को एक राइट डायरेक्शन में मूव ऑन करवाते हैं। ओके, देन पॉइंट नंबर 2 हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंट्रोलिंग जो है वो परवेसिव है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। हम जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स में वो हम कंट्रोलिंग को एप्लीकेबल कर सकते हैं। वो किसी एक एरिया के लिए नहीं है या किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, या हम उसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव रहता है, उस ऑब्जेक्टिव तक हम रीच कर पाए अच्छे तरीके से, बेटर परफॉर्मेंस के साथ, इसके लिए हमें कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करना होता है। ओके, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक एरिया के लिए ही सीमित रहेगा। हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी में अगर हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने गोल तक रीच कर पाएंगे। देन हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 डिस्कस किया था कि कंट्रोलिंग जो है वो कंटिन्यूअस है, यानी नेवर एंडिंग प्रोसेस में वो काउंट होता है। जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, जब तक हम उसे रन करते रहेंगे, टाइम टू टाइम हम लोग अपनी हर एक्टिविटी को या हर परफॉर्मेंस को हम लोग कंट्रोलिंग के माध्यम से कंपेयर करते रहेंगे। क्योंकि कंट्रोलिंग के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश रहेगा। ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। कंट्रोलिंग का डीमेरिट्स यानी लिमिटेशंस क्या है और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या डिफाइन करता है? कंट्रोलिंग सिस्टम बिकम लेस इफेक्टिव व्हेन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिफाइंड। हमारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है या जो कंट्रोल करने का सिस्टम है वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है जब हम किसी परफॉर्मेंस की क्वालिटी को मेजर नहीं कर पाते हैं या उसको नाप नहीं सकते हैं। ओके, क्योंकि हम लोगों ने अपनी हर एक्टिविटी का, हर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक अपना स्टैंडर्ड पहले से ही सेट कर दिया है। हम जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं या करने वाले होते हैं, उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही एक स्टैंडर्ड सेट किया है, और उस स्टैंडर्ड को हम कैसे रीच कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग पूरी एनर्जी, पूरे एफर्ट्स को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर केवल हम लोग स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड क्या है? हर इंडिविजुअल पर्सन का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्टैंडर्ड होता है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का भी एक अपना स्टैंडर्ड होगा। वो उस स्टैंडर्ड को रीच करने के लिए या उस स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, वो अपनी हर एनर्जी या हर एफर्ट्स को वो सही डायरेक्शन में मूव ऑन करवाता है। अगर उसके पास नॉलेज है, स्किल है, अगर उसने राइट डायरेक्शन में या जो उसका स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग अगर उसने मूव ऑन नहीं किया या उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी एनर्जी या एफर्ट्स को लगाएगा नहीं, क्या वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, वो हमेशा क्लास में 90 to 95 मार्क्स ही स्कोर करता है। ओके, हमने देखा कि 90% से लेकर के उसका हमेशा 95% तक ही मार्क्स आता है, यानी वो A1 ग्रेड में हो गया। ठीक है, 91 मान लेते हैं।
तो 91 to 95 तक ही उसका मार्क्स आता है, तो वो A1 ग्रेड में हो गया है। तो वो इस ग्रेड को मेंटेन रखने के लिए, इस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगा, एक बार उसने मार्क्स स्कोर किया, दूसरी बार वो मेहनत नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर वो मेहनत नहीं करेगा, वो राइट डायरेक्शन में अपने आप को इंगेज नहीं करेगा, वो कभी भी 91 to 95% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर उसने एक बार मेहनत किया, 2 बार मेहनत किया, 3 बार मेहनत किया और जब चौथी बार मेहनत करने की बारी आई तो उसने बोला कि नहीं, मैंने 3 टाइम तो स्कोर कर लिया मार्क्स, अब मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, तो वो उस तरीके से अपने स्टैंडर्ड तक रीच नहीं कर पाएगा। ओके, फिर उसकी जगह कोई और आ जाएगा और वो अच्छा मार्क्स के एक अच्छे स्टूडेंट में उसका काउंटिंग नहीं होगा। ओके, तो इस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए उसे कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना होगा, लगातार मेहनत करते रहना होगा। ओके, कंट्रोल सिस्टम बिकम लेस इफेक्टिव व्हेन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिफाइंड। अगर हम किसी की परफॉर्मेंस को मेजर ही नहीं कर पाए तो उससे क्या होगा कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को जान ही नहीं पाएंगे कि जितना हम लोगों ने प्लानिंग किया था, जितना हम लोगों ने सोच रखा था, हम लोगों ने उसको अचीव क्यों नहीं किया। ओके, कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, और वो किस में डिफाइन नहीं होता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन नहीं होता है। अगर हम लोग केवल बात करते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स की, जिसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, अगर हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हमें कोई चीज़ लेना होता है तो हम बोलते हैं कि भैया हमें 1 kg दे दो। अगर हमें दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें 1 लीटर दूध दे दो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वांटिटी में हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। ओके, अगर हम किसी को केयर करते हैं या हम किसी का केयर करते हैं तो हम ये तो नहीं बोलते कि मैंने अपने फ्रेंड का ½ kg केयर किया। अगर मैंने उसे सिंपैथी दिया तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने अपने फ्रेंड को 1 kg का सिंपैथी दिया या उसने मुझे 1 kg का केयर किया। लव, केयर, सिंपैथी ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते। ओके, जिसको हम बता नहीं पाएंगे कि उसने हमारे साथ कितना एक्यूरेट होकर के हमारा ख्याल किया या हमारा ध्यान रखा। ओके, या उसने हमको सिंपैथी दिया। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम इसको जज नहीं कर पाते या हम इसको सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम तो ये नहीं बताते कि मुझे 50% का गुस्सा आ रहा है, मुझे 60% गुस्सा आ रहा है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। अगर कोई आपका फ्रेंड है वो आपको हेल्प करता है तो उसने तो नहीं बोला कि मैंने तुमको 60% हेल्प किया है, बाकी तुम 40% किसी और फ्रेंड से ले लो। केयर, लव, सिंपैथी, तो इन सारी चीज़ों को हम जब मेज़र नहीं कर पाएंगे तो उस समय जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, जिस प्रकार हम अपनी एक्टिविटी को मेज़र कर लेते हैं या सही डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें वैसा नहीं कर सकते। ह्यूमन बिहेवियर एंड एम्प्लॉयज़ मोरल, ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम उनके मोरल को भी जज नहीं कर पाते हैं। इन सच केसेस मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इट्स कंपैरिजन बिकम अ डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा परफॉर्मेंस है, ओके, एंड इट्स कंपैरिजन बिटवीन द कंपैरिजन बिकम अ डिफरेंट टास्क। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमें कोई क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम किसी को मेज़र नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे, कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। ओके, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बोले कि उसने मुझे 1 kg का केयर किया तो मैं भी उसे 1 kg का केयर ही दूंगा। अगर मुझे 1 kg का चाहिए तो मैं डायरेक्टली मार्केट में जा कर के 1 kg का कोई भी प्रोडक्ट जो मुझे ज़रूरत होगा मैं उसे परचेस कर सकता हूं। अगर मुझे 1 kg का या 1
लीटर का मुझे दूध चाहिए तो मैं मार्केट में जा कर के 1 केजी लीटर का मिल्क परचेस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर किसी से सिंपैथी चाहिए, केयर चाहिए, लव चाहिए, तो हम ये इसको मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ह्यूमन बिहेवियर है या जो ये जो टर्म है क्वांटिटेटिव, इसमें हम इसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कोई मेजरमेंट का स्केल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कंट्रोल का जो कंट्रोल है, ओके, वो एक्सटर्नल फैक्टर पे थोड़ा सा कम है। अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग हम लोग कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या हम लोग किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे लिमिट में होता है, जो हमारे बाउंड्री के अंदर होता है। अगर जो चीज़ें बियॉन्ड द कैंपस होती हैं या बाउंड्री के बियॉन्ड होती हैं, क्या हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी है, ओके, ए और बी है, ए अपने घर में रहता है और बी अपने घर में रहता है, दोनों का क्या है, अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग एरिया है, दोनों अपने अपने घर में बहुत हैप्पी रहते हैं। सो दैट ए ने अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया तो वो कहाँ करेगा? वो अपने ही कैंपस में करेगा। बी ने अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया तो वो अपने ही कैंपस में ऑर्गेनाइज करेगा। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर बी को अगर जो चीज़ें करनी है वो अपने कैंपस के अंदर कर सकता है, कोई भी उसे मना करने या टोकने नहीं आएगा। बी को अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है वो अपने बाउंड्री के अंदर कर सकता है और वो उसे कंट्रोल कर सकता है। वो अपने कैंपस के अंदर हर एक एक्टिविटी को, हर एक चीज़ को अपने हिसाब से करवा सकता है और कर सकता है। जितने भी लोग उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने आएंगे वो उन्हें डायरेक्शन देगा और वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे लिमिट में होती है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, वो फैक्टर जो हमारे लिमिट से बाहर होते हैं, वो फैक्टर जो हमारे पकड़ से बाहर होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो कहलाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम लोगों ने जब यूनिट 3 डिस्कस किया था जिसमें हमारा टॉपिक था बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बिजनेस के इन्वायरमेंट में हम लोगों ने फैक्टर्स डिस्कस किया था, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। उन दोनों फैक्टर्स को हम लोगों ने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे केवल हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाती रहती है। ओके, क्यों गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है? क्योंकि वो चाहती है कि जो हमारा देश है वो अच्छे तरीके से रन हो पाए, हर चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग चल पाए। तो अगर हमारे पास पॉलिसीज नहीं होगा तो क्या हम किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो ये हो सकता है कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के थोड़ा अगेंस्ट हो जाए, या हमें उसमें ज़्यादा टैक्स देना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल में, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचता है या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचता है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। और जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, ओके, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के बारे में एक और गवर्नमेंट सोचता है और उसी के रिगार्डिंग वो पॉलिसीज भी बनाती है। ओके, देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल चेंजेस।
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या है कि हम देखते हैं कि जो टेक्निक्स पहले हम यूज़ किया करते थे वो टेक्निक्स हम आजकल यूज़ नहीं करते हैं। ओके, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते थे, आज हम लोग मॉडर्न मेथड्स को या मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलेगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे इन्हांस हो रहा है, डे बाय डे वो डेवलप कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स होते रहते हैं। ओके, अगर टेक्नोलॉजी में अपडेट्स होते रहते हैं, क्या एक बिजनेसमैन उसे कंट्रोल कर पाएगा? बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक फ़ोन लिया और वो फ़ोन 3G फ़ोन है या 4G फ़ोन है, मान लेते हैं कि 4G हमारा फ़ोन है, लेकिन आज जो नेटवर्क आ रहे हैं वो 5G वाले आ रहे हैं। अब आप बोलो कि भैया मैंने तो 20,000 का मोबाइल लिया जो 4G था, अब लेने के बाद सडनली क्या हो गया, 5G इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये जो 20,000 का फ़ोन लिया, अब इसमें क्या मेरा कोई कंट्रोल है जो 5G आ गया? नहीं ना है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में रोज़ अपडेट्स हो रहे हैं और वो जो अपडेट्स होते हैं, इन्हांसमेंट होता है या डेवलपमेंट होता है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं या जो हमें जो कंपटीशन देते हैं वो क्या करते हैं, वो हाई टेक्नोलॉजी परचेज करके लाते हैं, वो टेक्नोलॉजी जिससे गुड्स का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होगा। ओके, वो गुड्स का जो रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज कम से कम होगा। तो ये तरीके की चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे इन्हांस हो रहा है, उसमें इन्हांसमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। सो डैट हम कह सकते हैं कि जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेसमैन का कंट्रोल नहीं के बराबर होता है। ओके, ये नहीं बोलता है कि चेंजेस हो रहे हैं तो आपने भी चेंजेस करना है। अगर हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे सराउंडिंग में जब चेंजेस होता है तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा अडॉप्ट करने में डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन हम लोग समय के साथ, टाइम के साथ साथ थोड़ा सा एडजस्टेबल होते चले जाते हैं और उस चीज़ को धीरे धीरे हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। फ्रीक्वेंटली जब कोई चेंजेस होता है तो हम अपनी प्लानिंग को डे बाय डे चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन रन करवाते हैं और उसको एक पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए अगर हम लोग फ्रीक्वेंटली प्लानिंग को चेंज करते रहेंगे तो हम लोग अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, अगर हमारा एक मार्केट है और इस मार्केट में पहले केवल 3 कॉम्पिटिटर्स थे, ए, बी और सी, और वो एक और था डी, मान लेते डी हम लोग हैं, ए, बी और सी ये हमारे कंपटीशन है, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन इनके अलावा भी आ जाता है एक्स, वाई, जेड। क्या हम इनको आने से रोक सकते हैं कि अब आपको मार्केट में इंटर नहीं होना है? ओके, ये लिमिटेड मार्केट है, ऐसा नहीं होता है। वो कंपटीशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाता है। जिस प्रकार कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं या उनको क्वालिटी के रिगार्डिंग अपने प्रोडक्ट चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा एडजस्टेबल होना पड़ेगा और कंपटीशन को फेस करने के लिए अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हो जाए। पॉइंट नंबर 3, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, एम्प्लॉयज ऑफन रेजिस्ट कंट्रोल एज इट्स इंटरफेयर विथ देयर एक्शन, थिंकिंग एंड क्रिएट्स a restriction on their performance या on their freedom। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है थोड़ा सा वो रेजिस्ट हो जाते हैं, यानी वो ना नुकुर करने लगते हैं, वो पूरी तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्रीडम है उनमें हम इंटरफेयर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर जिस जगह पर हमारे सबऑर्डिनेट्स या हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उस जगह हमने क्या कर दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अब जब पहले सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो कैसे काम हो रहा था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर प्रोडक्शन कर रहे थे तो हमारा जो मैनेजर है वो टाइम टू टाइम जा कर के क्या कर रहा था, चेक कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था, लेकिन वो टाइम से जा रहा था और टाइम से आ रहा था। बाकी के समय एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, वो कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, ये हम देख नहीं पा रहे थे, या जो मैनेजर है वो देख नहीं पा रहा था। तो इस तरीके से वो एम्प्लॉइज जो है वो फ्री होकर के काम कर रहे थे। जब भी अगर मैनेजर विजिट कर रहा था उतने देर के लिए ही वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते होंगे, ये हम कह सकते हैं। उतने ही टाइम के लिए वो बेटर परफॉर्मेंस देते होंगे, वो अपने एनर्जी को राइट डायरेक्शन में मूव ऑन करवाते होंगे, वो केवल लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन जब वहाँ से मैनेजर चला आता है, अब वो क्या कर रहे हैं वो तो मैनेजर देख नहीं रहा है, लेकिन जब मैनेजर ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, अब उनके हर एक्शन पर या हर एक्टिविटी पर मैनेजर एक जगह बैठ करके क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। अब मान लेते हैं कि मैनेजर का जो टाइमिंग है वो 8 घंटा का टाइमिंग है, ठीक है। उसने 2 घंटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देना है, 2 घंटा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देना है, 2 घंटा वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देगा और 2 घंटा वो किसी अदर डिपार्टमेंट्स में देगा। तो उसका जो अगर 2-2 घंटा का टाइमिंग है तो यहाँ हमने देखा कि उसका जो 8 घंटा का टाइमिंग है वो तो कंप्लीट हो जा रहा है केवल विजिट करने में ही। उसने क्या किया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और एक जगह बैठ करके वो सारी चीज़ों को देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। उसके लिए आसानी हो गया क्योंकि अब उसे हर जगह विजिट नहीं करना पड़ रहा है, वो एक जगह बैठा हुआ है और सारी चीज़ों को वो देख रहा है। लेकिन जब कैमरा लगा, उसके लगने से क्या हो गया, एम्प्लॉइज थोड़ा सा नाखुश हो गए। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या मना कि यहाँ पर कैमरा लगाने का क्या ज़रूरत है, हम लोग तो बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। ओके, ये जो हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पर कैमरा लगाने का क्या ज़रूरत है, वो चाहते थे कि यहाँ पर नहीं लगे और हमारे फ्रीडम में कोई इंटरफेयर नहीं करे, हम फ्री माइंड हो करके अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अब उनके हर एक्टिविटी पे मैनेजर क्या कर रहा है, देख रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, कॉस्टली अफेयर्स। Control is costly process as it involve a lot of expenditure, time and efforts. कंट्रोलिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होते हैं या बहुत सारा हमें पैसा खर्च करना होता है। ओके, इसमें हमारा टाइम भी जाता है, हमारा मनी भी जा रहा है, हमारा एफर्ट्स भी लग रहा है। अगर हम लोगों ने सही तरीके से अपनी हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया तो हमारा टाइम, हमारा एफर्ट्स और हमारा मनी, ये सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाने के लिए कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट तो करना होगा। ओके, अब उसके लिए हमारा पैसा लगता है तो ठीक है, हमारा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, दैट्स ओके, हमारा एनर्जी भी लग रहा है, सब कुछ ओके है, लेकिन जो हमारा काम है वो बेस्ट होना चाहिए। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग का जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशंस का जो 4 पॉइंट है वो यही बोलता है कि कंट्रोलिंग बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं अपने बिजनेस में, या कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, या कंट्रोलिंग फंक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ेगा या बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा। ओके, हमें थोड़ा सा मनी को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, टाइम को भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जा कर के हम अपनी हर एक एक्टिविटी को परफेक्टली कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग और प्लानिंग का रिलेशनशिप कैसा है, या दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है?
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है? इंटर रिलेटेड है एंड इन फैक्ट रीइंफोर्स ईच अदर इन द सेंस दैट। प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है? इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करता है, सपोर्ट करता है, प्रोत्साहित करता है। ओके, कैसे करता है? वी विल डिस्कस पॉइंट वाइज। द फर्स्ट पॉइंट बोलता है प्लान्स प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लान जो है वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। ओके, प्लान्स प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, दस विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। प्लान जो है वो एक स्टैंडर्ड देता है। किसको वो स्टैंडर्ड दे रहा है? कंट्रोलिंग को। ओके, अगर हम लोग प्लान बनाते हैं तो प्लान को बनाने के साथ साथ हम लोग एक अपना स्टैंडर्ड भी रखते हैं कि हम लोग अगर कितना भी प्रोडक्शन कर ले, कम करें या ज़्यादा करें, लेकिन हम लोग अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है वो अगर कॉस्टली भी होता है तो चलेगा, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ओके, तो प्लानिंग एक स्टैंडर्ड देता है, एक बेस देता है। उस बेस को मेंटेन करके हम लोग अपनी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास प्लानिंग ही नहीं हो, क्या हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे? किसी चीज़ के बारे में जान पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग क्लास में टेस्ट लेते हैं और हम लोगों ने ग्रेड सिस्टम देना है और उस चीज़ को हम लोगों ने पहले डिफाइन नहीं किया। डिफाइन मतलब कि 100 नंबर का अगर एग्जाम होना है, 100 मार्क्स का अगर होगा एग्जाम, तो उसमें अगर जो बच्चे 33% लाए या 33 मार्क्स लाए वो पास होंगे। जो 33 से कम लाएगा वो बच्चा क्या होगा? फेल होगा। तो 33 तो एक स्टैंडर्ड है पास होने का, लेकिन जो बच्चा A1 लाना, जिस बच्चे को A1 चाहिए तो उसको 91 to 100 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या बन गया कि स्टैंडर्ड बन गया। अब जिस बच्चे को A2 स्कोर करना है उसे 81 to 90 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। तो 91 to 100 ये A1 में आता है, 81 to 90 ये A2 में आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि स्टैंडर्ड बना दिया और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्या हम किसी भी चीज को कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दस विदाउट प्लानिंग कंट्रोल इज ब्लाइंड। प्लानिंग के बिना जो कंट्रोल है वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि हमें किस डायरेक्शन में मूव ऑन होना है या हमें किस डायरेक्शन में जाना है। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग हमें पाथ प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है और उसी रास्ते में हम अपनी सारे एफर्ट्स को लगाते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच करते हैं। अगर हमें बता दिया जाए केवल आपको कंट्रोलिंग करना है बट वी डोंट हैव प्लान्स, तो भाई हम चलेंगे किधर, जाएंगे किधर, ये तो पता ही नहीं होगा ना कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, हमें जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। प्लान क्या बताता है? आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है और वो सारी चीज़ें उसमें हम मेंशन करते हैं और मेंशन करने के बाद हम एट लास्ट कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करने का मेन कारण ये होता है कि हम सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। ओके, इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, जब हम स्टैंडर्ड पहले से सेट नहीं करते, मैनेजर हैव नथिंग टू कंट्रोल, तो हमारा मैनेजर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैनेजर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, हमने जो मैनेजर पे फेथ किया है, जो भरोसा दिखाया है, वो उस भरोसे को मेंटेन करे। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें एक प्लानिंग करना होगा, एक प्लान बनाना होगा और वो प्लान कब बनेगा? एडवांस में बनेगा। एडवांस मीन्स कि हम लोग जो एक्टिविटी करने वाले हैं फ्यूचर में, उसके लिए हम लोग पहले से ही एक प्लान को तैयार करेंगे और हम लोग उसमें हर एक एक्टिविटी को मेंशन
करेंगे और उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, हमें कौन सा रिसोर्सेज कितने रेशियो में चाहिए वो भी मेंशन करना होगा। ओके, तब जाकर के हम बता पाएंगे कि हमें कितना चीज़ किस रेशियो में चाहिए, किस हिसाब से हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ये सारा कुछ कब हो पाएगा, जब हम अपने प्लान को एडवांस में बनाएंगे। सो मैनेजर के पास अगर पहले से प्लानिंग होगा, उसके पास प्लान पहले से होगा, वो हर एक चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उन रिसोर्सेज को सही डिपार्टमेंट में सही रेशियो में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग का कोई भी अर्थ नहीं होता है, कोई भी मीनिंग नहीं होता है कंट्रोलिंग के बिना। ओके, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा कि कंट्रोलिंग जो है वो हम कर नहीं पाएंगे, कब, जब हमारे पास प्लानिंग नहीं होगा। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस। प्लानिंग जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा जब हम उसमें कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इट इज फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज। प्लानिंग तभी फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा, या हम उसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे जब हम उसमें कंट्रोल को एक्सरसाइज करेंगे या कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अगर हम कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और केवल बोलते हैं कि हम लोगों ने प्लान बहुत अच्छा बनाया है, हम लोगों ने प्लान को बनाने में 2 महीने टाइम लगाए, बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, बहुत सारे तरीके से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर किया, एक बहुत अच्छे प्लानर के साथ मिल करके हम लोगों ने प्लानिंग किया, लेकिन हम जब कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा प्लान जो है वो एज इट इज रह जाएगा, हम उसको परफेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर भी देते हैं तो हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। हमें कितना वेस्टेज करना है या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है, ये सारा कुछ हमें केवल और केवल कंट्रोलिंग के माध्यम से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। इट डिस्कवर डेविएशन एंड इनिशिएट करेक्टिव मेजर्स। कंट्रोलिंग जो है वो क्या करता है, डेविएशंस को डिस्कवर करता है, डिफरेंसेस को डिस्कवर करता है। हम लोग अगर एक डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं, केवल अगर हम लोग थोड़े टाइम के लिए डाइवर्ट हो जाते हैं तो हम लोग कंट्रोलिंग के माध्यम से फिर से राइट डायरेक्शन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग के माध्यम से हम दूसरी दिशा में नहीं चले जाए। कंट्रोलिंग ये हेल्प करता है कि हम राइट डायरेक्शन में ही मूव ऑन होते रहे, हम राइट डायरेक्शन में ही चलते रहे। ओके, एंड इनिशिएट करेक्टिव मेजर। और करेक्टिव मेजर वो होता है जहां पर हम गलती करते हैं, जहां पर हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, उस जगह रुक करके हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, उस जगह रुक करके हम लोग करेक्टिव मेजर्स एप्लीकेबल करते हैं या वो एक्शन लेते हैं जिस एक्शन को लेने के बाद हम फ्यूचर में दोबारा गलती रिपीट नहीं करें। ओके, तो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। हमारा प्लानिंग जो है वो कितना इफेक्टिवली लागू हो पाया या हमने कितना परसेंटेज हमने उसको अचीव किया, वो हम लोग कैसे जान पाएंगे? हम लोग कंट्रोलिंग के माध्यम से ही फाइंड आउट कर पाएंगे। केवल कंट्रोलिंग के माध्यम से क्यों फाइंड आउट कर पाएंगे? क्योंकि मैंने आपको कंट्रोलिंग के डेफिनेशन में बताया था कि कंट्रोलिंग जो है वो इन्वॉल्व होता कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। ओके, क्यों? अगर हम लोगों ने बनाया कि हमें 100% मार्क्स एग्जाम का है, देन कितने बच्चे ने 91 स्कोर किया, कितने बच्चे ने 85 स्कोर किया, कितने बच्चे ने 75 स्कोर किया, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। उसी प्रकार
जितना हमारा प्लानिंग था, मान लेते हैं 100% हम लोगों ने प्लानिंग किया। अब प्लानिंग को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग कंपेयर करेंगे विथ प्लान्ड परफॉर्मेंस। तब हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हम लोगों ने कितना परसेंटेज अपनी एनर्जी लगाई, ओके, कितना परसेंटेज हम लोगों ने अच्छे से अचीव किया। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये केवल और केवल कंट्रोलिंग के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएगा कि हमारा जो प्लानिंग है वो कितने अच्छे तरीके से लागू हो पाया और हमने अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में मूव ऑन किया या नहीं किया। ओके, थैंक यू।